हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय आशीष त्यागी। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पुरानी बातों के बारे में रिकॉल कर लें। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, और फिजिकल चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंजेस वो चेंज जिनमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। ये जनरली छोटी क्लासेस में कहा जाता है। या फिर इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि ऐसे चेंजेस जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जिनमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो इन दोनों ही बातों को हम एक साथ मर्ज करके देखें। सबसे पहले तो बात करें कि केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बनते हैं। फिर एटम्स छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर, उनका टाइप और उनका अरेंजमेंट क्या है, इसी को हम केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में जब नंबर, टाइप और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो जाता है, मींस केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से न्यू सब्सटेंस जनरेट होते हैं। एवरी सब्सटेंसेस हैज द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं, इन्हीं का अरेंजमेंट हो या नंबर हो या टाइप हो, इन्हीं के चेंज होने से नए सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ऐसे चेंजेस जिनमें कोई नया सब्सटेंस बना है, नया सब्सटेंस कब बना है? जब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हुआ? मॉलिक्यूल्स में एटम्स का या तो नंबर चेंज हुआ हो, या टाइप चेंज हुआ हो, या फिर उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ हो। तब हम ऐसे चेंज को केमिकल चेंज बोलते हैं, और जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। लेकिन ऐसे चेंज जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का नंबर, टाइप या अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शंस को भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दोज चेंजेस in which chemical composition of substances get changed. That means number, type and arrangement of atoms in molecules get changed. The change is known as chemical reaction. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मीन्स हमको कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज in temperature, and fourth, evolution of gas। तो जब ये सब ऑब्जर्व होता है तब हमें पता चलता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे फर्स्ट चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम ले सकते हैं
लेड नाइट्रेट में हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स किया। अब ये भी हमारा सॉल्यूशन था, कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन कलरलेस है। लेकिन जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो मिलाने से यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है जो कि येलो कलर का होता है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस है। ये भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन लेड आयोडाइड जो बना उसका येलो कलर है। तो इस वजह से हमें क्या होगा कि हमारा जो मिक्सचर था वो पहले कलरलेस होगा, लेकिन बाद में येलो कलर का हमें दिखाई देगा। दैट मीन्स यहाँ कलर चेंज हुआ। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई। दूसरा, चेंज इन स्टेट। अगर हम इसको देखें तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, यानी कि लिक्विड में डिजॉल्व कंडीशन में है। ये भी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन फॉर्म में है। लेकिन जब लेड आयोडाइड बनता है तो वो उस टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में हम इन दोनों को मिलाएंगे, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे इकट्ठा हो जाता है सॉलिड स्टेट में, सॉलिड की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन फेज से सॉलिड स्टेट बन गई है। तो चेंज इन स्टेट यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हुआ। इससे भी हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जिससे हम घरों में वाइट वॉश करवाते हैं, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज करता है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे हम अगर एग शेल को लेकर के टेस्ट ट्यूब में और उसमें कोई एसिड मिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर मिक्स कर दें, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की एफर्वेसेंस आती है। कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलने शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, नई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स वो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस का तो हमें पता चला, केमिकल इक्वेशन क्या है इसको देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने से हमें येलो कलर का पोटेशियम लेड आयोडाइड बनता हुआ वहां पर दिखाई दिया। ये तो हुआ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसको अब हम अपने पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें, उसका जो तरीका है, उस तरीके को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसी को हम पेपर में जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन हमारा केमिकल इक्वेशन का बोला जाता है। अब इसमें जैसे हमने अभी लिखा था कि लेड नाइट्रेट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट, सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम एंड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। दिस इज द ये भी एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, बट दिस इज कॉल्ड सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन।
लेकिन इतना लंबा लिखने की वजह से लिखेंगे तो काफ़ी समय भी लगेगा, काफ़ी स्पेस कवर होगा। तो हम एक और दूसरा तरीका ये यूज करते हैं कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरीके से भी हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, वर्ड केमिकल इक्वेशन। किस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया है? वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसको वर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं या वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन जो जनरली हम यूज करते हैं वो क्या तरीका है? वो तरीका है कि हम लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हमने PbNO3 होल ट्वाइस। इधर पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला लिखें Ki। देन लेड आयोडाइड का फार्मूला लिखें PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखें KNO3। दिस इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके, जैसे मैंने पहले बताया सेंटेंस फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा स्पेस कवर करेगी। इसके बाद दूसरा मेथड वर्ड फॉर्म, ये भी स्पेस कवर करेगा, लेकिन इसमें भी लिखने में हमारा समय वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर स्पेस भी कम कवर होगा और समय भी कम लगेगा, समय की भी हमारी बचत होगी। तो इस फॉर्म को हम जनरली यूज करते हैं टर्म केमिकल इक्वेशन। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अब हम कौन सी वाली को यूज कर रहे हैं? सेंटेंस फॉर्म, वर्ड फॉर्म या फॉर्मूला फॉर्म? इसको हम केमिकल फॉर्मूला फॉर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो केमिकल फॉर्मूला फॉर्म ही यूज करते हैं। तो हम अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या अब हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in terms of symbols and molecular formula of different substances. Clear? Chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbols or molecular formula of different substances. Now, आगे बढ़ते हैं। How can we make a chemical equation more informative? How can we make a chemical equation more informative? मीन्स हम जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में ही बहुत सारे सिंबल्स ऐसे यूज किए जाते हैं जिनसे हमें उस केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कौन से हैं? रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे गए हैं वो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मीन्स दो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेकेंड वन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट written on right hand side।
जिनको राइट साइड में लिखा गया है वो प्रोडक्ट्स कहे जाते हैं। प्रोडक्ट्स मीन्स वो सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद हमें ऑब्टेन हुए। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और सॉल्यूशन फॉर्म या उसी को बोलते हैं एक्वस फॉर्म, उसके लिए AQ लिखते हैं एज अ सब्सक्रिप्ट। मीन्स जब हम सॉलिड लिखना चाहते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को दिखाना चाहते हैं कि वो सॉलिड है, तो उसके लिए हम S लिखेंगे। सिमिलरली L, G या AQ, यानी जो भी उस सब्सटेंस की फॉर्म है उस फॉर्म को, उस स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स की हेल्प से। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो ये समझ लीजिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर कोई सब्सटेंस, कोई प्रोडक्ट हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो क्योंकि वो प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन के बाद बना है और वो सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि इनसॉल्युबल है, मीडियम में वो सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और जो नीचे वो सेटल डाउन हुआ है उसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ में डाउनवर्ड एरो लगा दिया जाता है। इससे पता चलता है कि ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। नेक्स्ट वन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कहीं पर किसी भी सब्सटेंस में कोई किसी भी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही होती है, तो उसके लिए हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऐसा बना है जो कि गैस है, गैसियस प्रोडक्ट मिला है और वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल रहा है। इसके अलावा और भी कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे हीटिंग। हीटिंग के लिए हम इस तरह का एरो शो करते हैं। ये एरो के ऊपर ये ट्रायंगल बना दिया जाता है, जो बीच में केमिकल इक्वेशन के बीच में जो एरो शो किया जाता है उसी के ऊपर ट्रायंगल बना देते हैं। इसका मतलब होता है हीटिंग। इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट के लिए हम प्लस हीट इन प्रोडक्ट साइड इस तरह से शो कर सकते हैं। प्रोडक्ट साइड में, राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स के बाद प्लस हीट करके लिख देते हैं, या फिर उसके बाद डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव, ये लिख दिया जाता है। डेल्टा H का मतलब होता है चेंज इन हीट। अभी इतना ही समझ लें, चेंज इन हीट। तो हीट जब नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। और जिन रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है उनको हम एक्जियोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इनको हम
एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एरो के ऊपर ये ट्रायंगल बनाकर दिखाया जाता है कि हम रिएक्शन को हीट कर रहे हैं, या फिर डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव, इस तरह से शो करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों डायरेक्शंस में होती हैं, उनको बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शंस। इनके लिए हम जो बीच में एरो बनाते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं, डबल हेडेड, दोनों साइड में उसका एरो का हेड बनाया जाता है। तो इन कुछ ट्रिक्स से या कुछ सिंबल्स यूज करने की वजह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाता हूं। जैसे ये था हमारा PbNO3 जो अभी हमने यूज की थी रिएक्शन KI। तो इसके लिए हमारा रिएक्शन बनी PbI2 प्लस KNO3। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये, अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है इसलिए हम इसको लिखेंगे AQ। KI भी हमारा सॉल्यूशन फॉर्म में है यानी कि एक्वस है, तो AQ। लेड आयोडाइड हमारा सॉलिड बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, KNO3 भी एक्वस फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इनके स्टेट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। नीचे की तरफ ये एरो बनाया, इससे हमें पता चला कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसी तरीके से हम और एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे CaCO3, मान लिया ये सॉलिड स्टेट एगशेल, इसमें हमने HCl मिलाया। HCl का सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म, यहां बनेगा CaCl2, एक्वस फॉर्म सॉल्यूशन फॉर्म बनेगी इसकी, और साथ में निकलेगी CO2। क्योंकि गैस है इसलिए वो बाहर की तरफ निकलेगी, हम उसको अपवर्ड एरो से शो कर सकते हैं। और हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, उसको हमने वाटर में डाला, वाटर में डालने से ये बना CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ पर हीट निकली, हीट इवॉल्व होगी। तो इससे हमें पता चला कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं, जैसे हम ले N2 प्लस 3H2, इससे बनता है 2NH3। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करती हैं अमोनिया बनता है, और अमोनिया टूट करके वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हम इसके लिए इस तरह का एरो बनाएंगे। ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है। और एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, जैसे FeSO4। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट होता है।
ये सॉलिड फॉर्म है जिसको हमने गर्म किया। फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट है। तो हम इनके इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अपवर्ड एरो शो कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेशंस शो करना कोई ज़रूरी नहीं होता। जितना हमें पता है, जितना हमें किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है, हम उतनी इंफॉर्मेशन अपनी केमिकल इक्वेशन में डाल सकते हैं, ताकि हम इक्वेशन को देख करके केमिकल रिएक्शन के बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकें। कभी कभी जहाँ पर प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो प्रेसिपिटेट के नीचे उसका कलर भी मेंशन कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारी कैसी लगी उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।